Hey everyone, so we are starting with chapter 2, Ocean and Continents of class 6 NCRT of Geography, or you can say SST, Social Studies. Previously, we have covered our first chapter, which was Locating Places on Earth. इस चैप्टर में हम ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, साथ ही छोटी क्लास के उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं और अगर जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना, उसके आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में ही देने होते हैं। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अ, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है वाटर का और लैंड का पूरी की पूरी अर्थ पे, यानी कि कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट लैंड है। हम देखेंगे सी क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ, आइलैंड्स क्या होते हैं, मरीन फ्लोरा, फ़ौना क्या है, ओशंस में किस तरह के डिज़ास्टर आते हैं, लैंड में किस तरह के डिज़ास्टर आते हैं और ये डिज़ास्टर किस वजह से आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। बट उससे पहले हमें इमेजिन करना है कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है? यू आर अ एस्ट्रोनॉट एंड यू आर लुकिंग अर्थ फ्रॉम द मून। आप मून पर गए हैं और आप वहाँ से अर्थ को देखते हैं, तो आपको मून जो अर्थ है उसका कलर किस तरह का दिखेगा, ठीक है? ये इमेजिन करिए, 1-2 सेकंड का टाइम लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप जो ग्लोब है उसमें आप अर्थ किस कलर की देखते हैं? ऑफ कोर्स इट इज़ ब्लू। ब्लू कलर की हम देखते हैं, लेकिन ये ब्लू कलर जो है किसको शो करता है? किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये? इट्स शोज़ वाटर। वाटर को रिप्रेज़ेंट करता है ब्लू कलर, यानी कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट या कोई भी पर्सन अगर मून से, चाँद पर से अर्थ को देखता है, तो उसको हमारी अर्थ किस कलर की दिखती है? जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है ना ब्लू कलर की, तो उसको हमारी अर्थ जो है ब्लू कलर की दिखती है। ब्लू कलर की क्यों दिखती है? बिकॉज़ 3/4% ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड दैट इज़ व्हाई आवर अर्थ इज़ नोन एज़ ब्लू प्लैनेट। यानी कि हमारी जो अर्थ है ना, उसका 3/4% पार्ट जो है, 3/4 पार्ट जो है, वो पूरा का पूरा पानी है और सिर्फ़ जो 1 पार्ट है, वो हमारा लैंड एरिया है, ठीक है? तो 1 पार्ट जो है आपका लैंड एरिया है और 4 में से 3 पार्ट जो है आपका, वो वाटर है, यानी कि वाटर की परसेंटेज ज़्यादा है, इस वज़ह से हमें जो हमारी अर्थ है, वो स्पेस से ब्लू कलर की दिखती है। समझ में आया इतना? अब देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ओशंस क्या होते हैं और लैंड मास क्या होता है। कॉन्टिनेंट्स क्या है? अ लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय ओशन इज नोन एज कॉन्टिनेंट। यानी कि एक ऐसा बड़ा-सा एरिया लैंड का जो चारों तरफ से पानी से, ओशन से घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। एक ऐसा बड़ा-सा एरिया जो चारों तरफ से, लैंड एरिया जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है? उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ वाटर है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या है? एक बड़ा-सा एरिया है, बड़ा-सा लैंड एरिया, कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड एरिया, ठीक है? कौन-कौन से कॉन्टिनेंट है आपके? एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है? तो ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स आप देखेंगे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके बारे में भी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि ओशंस क्या होते हैं। ओशन क्या है? लार्ज सॉल्टी वाटर बॉडी ऑन अर्थ, यानी कि ऐसे बहुत बड़े एरिया में वाटर या जो सॉल्टी है। अब हम रिवर को ओशन क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज़ रिवर में जो है वो फ्रेश वाटर होता है। रिवर में पानी कहाँ से आ रहा है? या तो आपका रेन से आ रहा है या फिर आपका ग्लेशियर से आता है। तो इन दोनों जगह से पानी जो होता है वो मीठा होता है, खारा नहीं होता है, सॉल्टी नहीं होता है। जबकि आप ओशन में देखते हो तो ओशन में आपको क्या मिलता है? सॉल्टी वाटर मिलता है। तो अ लार्ज सॉल्टी वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ, यानी कि ऐसी बड़ी सॉल्टी वाटर बॉडी जो अर्थ के ऊपर है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओशन। दैट वी सीज़ इज़ नोन एज़ ओशन। जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ये पैसिफिक ओशन भी हो सकता है, इंडियन ओशन भी हो सकता है, आर्कटिक ओशन है, सदर्न ओशन है, बहुत सारे ओशन हैं आपके। तो इनमें से आप किसी का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्टिनेंट समझ में आ गया है, ओशन समझ में आ गया। लैंड मास क्या होता है? लैंड मास इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, यानी कि आपको अर्थ पे एक लार्जर बॉडी दिखती है लैंड की, उसको हम क्या कहते हैं? लैंड मास कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंट जो है, ये और बड़ा होता है और लैंड मास जो है कॉन्टिनेंट से छोटा होता है, ठीक है? तो लैंड मास जो है कॉन्टिनेंट से छोटा होता है, यानी कि ये इसी का एक सब पार्ट है। कॉन्टिनेंट के अंदर में ही आपका लैंड मास आता है। समझ में आया? तो टोटल हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसकी एक ट्रिक है ई नासा। क्या ट्रिक है आपकी? ई नासा, ई फॉर यूरोप, ठीक है? ई फॉर है हमारा यूरोप, एन से है हमारा नॉर्थ अमेरिका,
और उसके बाद ए से है हमारा एशिया, इसके बाद है हमारा एस से है साउथ अमेरिका, उसके बाद ए से है हमारा अफ्रीका और इस वाले ए से है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो हमारा कौन-कौन सी कॉन्टिनेंट्स है, एक है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, तो ये सारे के सारे हमारे हैं कॉन्टिनेंट्स। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बेटा? टोटल है 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं बे को। सो अब हम देखते हैं बे के बारे में। बे क्या है? बे इज़ अ पार्ट ऑफ द सी और ओशन दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स एंड ओपन ऑन 1 साइड। यानी कि बे जो है आपके ओशन का पार्ट है या आपके सी का पार्ट है, ठीक है? ये 3 साइड से, ये देख रहे हो आप, 3 साइड से जो है ये आपके लैंड एरिया से कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बे बोलते हैं। बे की जो है एक वाइड ओपनिंग होती है, वाइड माउथ होता है, ये याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है? तो बे क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सी और ओशन दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स। 3 साइड्स देख रहे हो एंड दैट हैज़ वाइड ओपनिंग ऑन वन साइड। इसकी एक वाइड ओपनिंग होती है वन साइड को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बे। सेकंड वी हैव गल्फ। गल्फ क्या है? गल्फ इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ बे। ये बिल्कुल बे की तरह होता है बट क्या होता है? इट इज़ डीपर इनसाइड द लैंड। गल्फ इज़ अ लार्जर एंड डीपर वाटर बॉडी दैट गोज़ डीपर इंटो द लैंड। यानी कि ये एक लार्जर वाटर बॉडी होती है जो कि लैंड के अंदर गई होती है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डीपर होती है। और ये ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओशन और सी, ये भी एक सी का या फिर आपके ओशन का पार्ट होती है। बट इट हैज़ नैरो ओपनिंग, यानी कि इसकी जो ओपनिंग है, इसका जो माउथ है वो नैरो होता है, सकरा होता है। जबकि आपका जो बे है उसका माउथ जो होता है वो वाइड होता है, ठीक है? तो इसकी नैरो ओपनिंग होती है गल्फ की और उसकी जो होती है बे की वाइड ओपनिंग होती है। ठीक है? इतना समझ में आया? नाउ वी हैव सी। सी क्या है? स्मॉलर एक्सटेंशन ऑफ द ओशन। उसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। यानी कि ये जो है एक्सटेंशन का मतलब होता है ब्रांच, ठीक है? ब्रांच, सबसेट कह लो, पार्ट कह लो, तो ये जो है ओशन का ही पार्ट होता है। जो सी है, ये लार्जर ओशन का पार्ट होता है, जो कि इन्क्लोज़्ड है लैंड से। इन्क्लोज़्ड मतलब चारों तरफ से इसको जो है लैंड ने कवर कर रखा है, लेकिन पार्शियली है, ये पार्शियली इन्क्लोज़्ड है। पार्शियली इन्क्लोज़्ड का मतलब है यानी कि थोड़ी-थोड़ी सी जगह पे इसमें गैप भी है, रास्ता भी है, यानी कि ये कंप्लीटली बंद नहीं है, थोड़ा-सा खुला हुआ है, उसको बोलते हैं पार्शियली इन्क्लोज्ड। सो इट इज़ अ स्मॉलर एक्सटेंशन ऑफ द ओशन पार्शियली इन्क्लोज्ड बाय द लैंड। यानी कि ये ओशन का सी का ही पार्ट है, जो कि पार्शियली इन्क्लोज्ड है बाय लैंड। पार्शियली इन्क्लोज्ड का मतलब जो चारों तरफ से कवर है, लेकिन थोड़ा-सा ओपन भी है, उसको हम बोलते हैं पार्शियली इन्क्लोज्ड। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सी। हमने देख लिया गल्फ क्या होता है? गल्फ में नैरो ओपनिंग होती है जबकि जो आपका बे होती है, बे में वाइड ओपनिंग होती है। सी जो है वो पार्शियली इन्क्लोज़्ड होता है, ठीक है? ये सारे के सारे जो है ओशन और सी के ही पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद हमारे आते हैं मेजर ओशंस। हमारे कौन-कौन से मेजर ओशन हैं? इसकी एक ट्रिक है पैसा। गाना सुना है? पैसा पैसा करती है तू, तो वही वाला पैसा है, ठीक है? पैसे से आप याद कर सकते हो कितने ओशंस हैं, उनके नेम क्या है। पी से है आपका पैसिफिक ओशन, ए से है आपका आर्कटिक ओशन, आई से है इंडियन ओशंस, एस से है आपका सदर्न ओशन या साउथ ओशन जिसको आप कहते हैं और उसके बाद ए से आपका आता है अटलांटिक ओशन। ठीक है? तो ये हमारे 5 ओशन हैं जिनको आप इस वाली ट्रिक से याद कर सकते हो। इसके बाद आप इसमें ही दोनों चीज़ें देख सकते हो, हमने कौन-कौन से कॉन्टिनेंट देखे हैं। एक हमने कॉन्टिनेंट में देखा था नॉर्थ अमेरिका, फिर हमने देखा था साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे टोटल कितने थे? 7 कॉन्टिनेंट्स थे। अब हमारे पास 5 ओशन है। 5 ओशन कौन-कौन से बेटा? 5 ओशन है, एक है आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पैसिफिक ओशन तो 2 है ना? पैसिफिक ओशन 2 दिख रहे ना, बट पैसिफिक ओशन 2 नहीं है। जब आप इसको एक फ्लैट सरफेस पे दिखाते हो, ये आपकी ग्लोब है। ग्लोब में मान लो यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, है ना? लेकिन जब आप इसको शीट में दिखा रहे हो, तो आप ग्लोब को इस तरीके से खोल के दिखाते हो। तो ये जो हिस्सा है आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब आप इसको खोलोगे शीट को, ये 3D तो है नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो जब आप इसको खोलोगे, तो ये जो P है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और यही आपको यहाँ दिखता है और यहाँ दिखता है और आपको लगता है कि पैसिफिक ओशन 2 है, जबकि पैसिफिक ओशन 2 नहीं है।
ये बीच वाले पार्ट में ही एक पैसिफिक ओशन था। जब हम इसको खोलते हैं, जब हम इमेजिन करो जब हम ग्लोब को खोलते हैं, तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो आपको इस साइड भी पैसिफिक ओशन दिखता है और इस साइड भी पैसिफिक ओशन होता है। ठीक है? तो पैसिफिक ओशन एक ही है, सिंगल पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है हमारा। इसके बाद जो है हम जो मेजर ओशंस हैं उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन-कौन से मेजर ओशन हैं और क्या-क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे। सो हम अब देखते हैं बारी-बारी से थोड़ा-थोड़ा सा जितने भी हमारे ओशंस हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो हमारे 5 ओशन थे, उनमें जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इट आल्सो हैज़ द डीपेस्ट नोन पॉइंट ऑन अर्थ, द चैलेंजर डीप। यानी कि जो पैसिफिक ओशन है ना, आपने जितने भी ओशंस पढ़े हैं, उनमें पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। सबसे बड़ा ओशन जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, वो जो है हमारा पैसिफिक ओशन है। इसमें जो सबसे डीपेस्ट नोन पॉइंट है ना, चैलेंजर डीप, वो कहाँ पे है? वो आपके पैसिफिक ओशन में ही आता है। फिर आपका आता है अटलांटिक ओशन व्हिच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन कवर एंड अबाउट 25% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो है हमारा 25% जो अर्थ का सरफेस है, एरिया है, उसको कवर करता है और ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट। तो अब हम देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, यानी कि पूरी की पूरी अर्थ पे कितने पार्ट में हमारा वाटर है और कितने पार्ट में हमारा लैंड है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस एरिया में, यानी कि ये जो हमारा अपर एरिया है, इस एरिया में आपको ज्यादा लैंड पार्ट दिखेगा और इस एरिया में आपको ज्यादा ओशन पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, दिस पार्ट ऑफ अर्थ हैज मोर लैंड कंपेयर टू वाटर, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर दिस पार्ट हैज मोर वाटर देन लैंड, यानी कि नॉर्थर्न पार्ट में ज्यादा लैंड है और सदर्न पार्ट में जो है वो ज़्यादा ओशन है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद है हमारा अंडरस्टैंडिंग द बाउंड्रीज़ ऑफ इंडियन ओशन। हमने इंडियन ओशन के बारे में देखा कि इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे रखा है, यानी कि इंडिया कंट्री के नाम पे हमारा इंडियन ओशन है। हमने देखा था कि जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है वो कौन-सा है? पैसिफिक ओशन है। सेकंड लार्जेस्ट कौन-सा है? अटलांटिक ओशन है। वार्म ओशन कौन-सा है? वो इंडियन ओशन है। ठीक है, सबसे छोटा ओशन कौन-सा है? वो आर्कटिक ओशन है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो इंडियन ओशन है ना, उसकी बाउंड्री कैसे-कैसे है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन आपको पता है, यहाँ पे सबसे यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देखो कि इंडियन ओशन जो है यहाँ पे है, ठीक है? द इंडियन ओशन इज़ बॉर्डर्ड बाय द एशिया टू द नॉर्थ। इसके नॉर्थ में क्या है? इसके नॉर्थ में है हमारा एशिया। अफ्रीका टू द वेस्ट, इसके वेस्ट में हमारा जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है? इसके अगर आप ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और इसके यहाँ पे देखोगे वेस्ट में अरेबियन सी है और यहाँ पे देखोगे तो बे ऑफ बंगाल है, तो बीओबी बे ऑफ बंगाल है। द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड द बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये है हमारी इंडियन ओशन की बाउंड्रीज, यानी कि इसके इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। वहीं अगर आप वाटर बॉडीज की बात करोगे तो इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट की साइड है वहां पे अरेबियन सी है और हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? इसके बाद है हमारा मरीन लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी। मरीन का मतलब होता है रिलेटेड टू ओशन, ठीक है? यानी कि जो भी चीज़ समुद्र से रिलेटेड हो। तो हम समुद्र से रिलेटेड जो है लाइफ और उसकी बायोडायवर्सिटी की बात करें कि वहाँ पे किस तरह के पेड़-पौधे मिलते हैं, किस तरह के जानवर मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट एंड फौना रिलेटेड टू एनिमल। तो फ्लोरा को आप याद करने के लिए ट्रिक है एक कि फ्लोरा को आप फ्लावर समझिए, ठीक है? और फ्लावर कहाँ पे उगते हैं? फ्लावर जो है प्लांट में उगते हैं। तो फ्लोरा जो है किस चीज़ की बात करेगा? फ्लोरा बात करेगा आपकी प्लांट्स की और फौना जो है वो किसकी बात करेगा? वो बात करेगा एनिमल की, ठीक है? फ्लोरा इज़ रिलेटेड टू फ्लावर और फ्लावर इज़ रिलेटेड टू प्लांट। आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्लांट जो है वो फ्लोरा का पार्ट है और एनिमल फ़ौना में हमें क्या मिलते हैं? एनिमल मिलते हैं। तो द ओशन आर होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं कि ओशन जो है वहाँ पे बहुत ही वैरायटी की लाइफ मिलती है, ठीक है? वहाँ पे एनिमल्स भी मिलते हैं, प्लांट्स भी मिलते हैं, तो बहुत ही बड़ी लाइफ मिलती है वहाँ पे। द प्लांट लाइफ इन द ओशन नोन एज़ अ मरीन फ्लोरा। यानी कि जितने भी प्लांट मिल रहे हैं ना आपको समुद्र के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मरीन फ्लोरा, ठीक है? यानी कि समुद्र के नीचे का फ्लोरा, मरीन फ्लोरा। इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड द एल्गी और द वेरियस सीवूड्स। इसमें आपको घासें मिल सकती है, एल्गी मिल सकती है, सीवीड्स मिल सकती है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। फ़ौना में क्या आता है? फ़ौना में हमारा आता है एनिमल लाइफ, नोन एज़ द मरीन फ़ौना, includes the thousands of species such as the colorful fish,
डॉल्फिन, व्हेल एंड मैनी अदर मिस्टीरियस क्रिएचर दैट लिव इन द डीप सी। यानी कि डीप सी या सी के अंदर में आपको चाहे डॉल्फिन दिखे, शार्क दिखे, कोई इंसेक्ट्स दिखे, ये सारी की सारी चीज़ें किसका पार्ट है? ये सारी की सारी आपके पार्ट होंगी फ़ौना का। तो हमने मरीन फ्लोरा देखा, मरीन फ्लोरा इज़ रिलेटेड टू द प्लांट एंड मरीन फ़ौना इज़ रिलेटेड टू द एनिमल। यानी कि जब आपको ओशन के नीचे जो भी प्लांट्स मिलते हैं, वो आपके फ्लोरा का पार्ट है और अब ओ ओशन के नीचे आपको जो भी एनिमल्स मिल रहे हैं, इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, वो सारे के सारे आपके फ़ौना का पार्ट है। ठीक है? इसके बाद हमारा आता है ओशंस एंड अ, ओशंस आता है। इसके बाद में ओशंस और डिज़ास्टर के बारे में है, क्लाउड्स के बारे में है। हाँ, ओशंस एंड डिज़ास्टर्स के बारे में है। तो जो हमारे डिज़ास्टर है ना, तो ओशन में हमें डिज़ास्टर्स भी मिलते हैं। आप अभी इसमें देखो ये जो इमेज है ना, इसमें आपको कुछ व्हाइट-व्हाइट सा दिख रहा है, ठीक है? ये व्हाइट-व्हाइट क्या है? क्लाउड्स एंड रेन। व्हेन लुकिंग at a picture of Earth, you might notice white shapes covering part of the globe and these are large masses of clouds. जब भी आप इमेज देखोगे ना इंटरनेट पर अर्थ की तो आपको कुछ व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा उसके ऊपर। वो क्या होता है? वो क्लाउड्स होते हैं। ठीक है? These clouds are responsible for bringing rain to the continent. क्लाउड्स की वजह से क्या आती है? हर कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है रेन आती है। मतलब किसी भी एरिया पे कितनी रेन होगी हम सबको पता है कि क्लाउड्स की वजह से होती है। जब भी बादल आते हैं तो बादल की वजह से ही बारिश होती है, ठीक है? तो ये जो क्लाउड्स हैं आर रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन। द मॉनसून रेन इन इंडिया इसका एग्जांपल है मॉनसून में जो बारिश होती है हमारी जून-जुलाई में। दीज़ आर द क्रूशियल फॉर द एग्रीकल्चर लाइफ ओरिजिनेट द ओशन। तो ये सारे के सारी जो ये क्लाउड्स हैं ना, ये हमारे क्योंकि रेन को लाते हैं और रेन जो है हमारी एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है, ठीक है? हमारी लाइफ को सस्टेन करती है। क्योंकि पानी नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो ये क्लाउड है, एक तरीके से लाइफ को सस्टेन करने का काम करते हैं, पृथ्वी को ज़िंदा रखने का काम करते हैं। ठीक है? तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाउड्स की तो ऐसा नहीं है कि क्लाउड से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। कई बार क्लाउड्स के थ्रू या इन सारी चीज़ों के थ्रू ना हमारे डिज़ास्टर आते हैं, तूफ़ान आते हैं, आँधी आती है, ठीक है? साइक्लोन्स आते हैं, तो ये सारे किसके ये डिज़ास्टर के पार्ट्स हो जाते हैं, ओशन रिलेटेड स्टॉर्म। तो ओशन रिलेटेड स्टॉर्म में क्या है, ओशन कैन आल्सो क्रिएट पावरफुल स्टॉर्म। ओशन में ना कई सारे पावरफुल स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान खड़े हो सकते हैं। दीज़ स्टॉर्म्स लाइक द साइक्लोन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल है इन्होंने क्या बोला एग्जांपल में क्या ले रहे हैं हम साइक्लोन्स का ब्रिंग हेवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज स्पेशली इन द कोस्टल एरिया। अब ये जितने भी साइक्लोन्स होते हैं ना साइक्लोन इज अ काइंड ऑफ डिजास्टर यानी कि ये एक आपदा का रूप है। कहाँ पे आता है साइक्लोन? साइक्लोन हमेशा आता है ओशंस के अंदर। कभी भी रिवर में आपके साइक्लोन्स नहीं आते हैं, साइक्लोन्स हमेशा जो है ओशन में आते हैं। तो जब ये साइक्लोन ओशन में आते हैं ना तो मान लीजिए कॉन्टिनेंट एरिया और यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आ गया है। तो धीरे-धीरे ना ये इस साइड को मूव करते हैं और जब ये वो इस पार्ट से यानी कि कोस्टल रीजन से टकराते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज करते हैं, बहुत तबाही करते हैं। कई बार कई सारी बिल्डिंग्स उड़ जाती हैं, घर गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो इन डिज़ास्टर से क्या होता है लोगों को नुकसान भी होता है, ठीक है? So these storms like cyclones bring heavy rain on strong winds and can cause significant damage especially in the coastal area। तो कोस्टल एरिया से जब ये टकराते हैं तो स्पेशली डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? फिर इसके बाद आपका आता है ओशंस एंड सुनामी। तो ओशन एंड सुनामी में क्या है? अ सुनामी इज़ अनदर डेंजरस नेचुरल इवेंट दैट बिगिन इन द ओशन। सुनामी क्या है? सुनामी भी एक काइंड का डिज़ास्टर है। तो डिज़ास्टर में हमने क्या देखा? साइक्लोन देखा। सुनामी भी जो है आपके ओशंस में आती है। सुनामी किस वजह से आती है? हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं। प्लेट्स वो खाने वाली प्लेट नहीं है, अर्थ के अंदर ना प्लेट्स होती हैं, जो मूव करती रहती हैं, ठीक है? कभी इधर-इधर ये अपवर्ड मूवमेंट करती हैं, साइड मूवमेंट करती हैं, इनकी कई टाइप की मूवमेंट होती है। तो जब ये मूवमेंट करती है ना, तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है? इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ हिलती है, इसके ऊपर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो हिलेंगी, है ना? तो जब ओशन इसके ऊपर है, तो ओशन भी हिलते हैं। तो ये जब ओशन हिलेगा तो क्या होगा, वेव जो है मूव करेगी। तो जब ये मे वेव जो है ना मूव करते तो धीरे-धीरे कोस्टल एरिया में पहुँच के ना इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस एरिया में क्या है बाढ़ आ जाती है सुनामी आ जाती है। तो ये देख रहे हो जैसे बिल्डिंग्स छोटी-छोटी हैं और ये जो लहरें हैं ये कितनी ज़्यादा ऊँची उठ गई हैं, तो इसी को क्या कहते हैं हम सुनामी कहते हैं। A tsunami is another dangerous natural event that begin in the ocean। ये कहाँ पे होता है? ओशन में होता है, नेचुरल इवेंट है,
ठीक है? इट इज़ अ मैसिव एंड पावरफुल वेव यूजुअली ट्रिगर्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। अब ये जो प्लेट है ना, ये मूव तो करती रहती है, लेकिन ये ऐसा मूवमेंट जिससे इनके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस हो, ये किस वजह से होता है? ये अर्थक्वेक की वजह से होता है, यानी कि जब भूकंप आ जाए या फिर ओशन के अंदर में वोल्केनिक इरप्शन हो जाए। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब है, आपने वोल्केनोस देखे हैं? इस टाइप के होते हैं, है ना? यहाँ से लावा निकल रहा होता है, धुआँ निकलता है, लावा निकलता है, इसको हम बोलते हैं वोल्केनो। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, उससे भी आस-पास की ज़मीन हिलती है, ठीक है? तो इस वजह से भी हमारी सुनामी आ सकती है बीनीथ द ओशन। जब ये वोल्केनो है, अर्थ के अंदर होगा, ठीक है? अर्थ के मतलब ओशन के अंदर में होगा, तब इस टाइप की सिचुएशन आती है कि सुनामी आ सकती है। सुनामी कैन ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड फ्लड कोस्टल एरियाज़ लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। सुनामी की जो लहरें हैं ना, मैंने बताया कि सुनामी की लहरें जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे लहरें छोटी होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे कोस्टल एरिया के पास पहुँच रही होती हैं, मान लीजिए कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे कोस्टल एरिया के पास पहुँचते-पहुँचते इनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वज़ह से जब ये कोस्टल एरिया में टकराती है ना, तो जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। सुनामी ऑफ 2004 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी तो उसके बाद से क्या एक्शन लिए गए डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं ऑन 26th December 2004 a huge tsunami caused by an earthquake in Indonesia hit India and 13 other countries around the Indian Ocean। अब जो 2004 की बात हो रही है कि 2004 में ना इंडोनेशिया में भूकंप आया था, ठीक है? इंडोनेशिया यानी कि एशियन कंट्रीज़ में ही अर्थक्वेक आया था साउथ एशियन कंट्रीज़ में। तो उसकी वज़ह से क्या हुआ था आस-पास की 13 कंट्रीज़ जो थी ना वो हिल गई थी और वहाँ पे क्या है कि जो वेव्स है ना सुनामी यानी कि ओशन की जो वेव्स है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लगभग 2 लाख लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गँवाई थी। 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मरे थे। The Andaman and Nicobar Islands as well as the coast of Tamil Nadu and Kerala were badly affected यानी कि हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है और उसके साथ में हमारा जो तमिलनाडु और केरला का कोस्ट है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस टाइम पे। सुनामी लाइक दिस आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव जो सुनामी है ना ऐसी इस तरह की सुनामी इतनी वाइड स्प्रेड सुनामी आना ना बहुत ही रेयर बात होती है लेकिन जब ये आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। फॉर्च्यूनेटली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे रीच द कोस्ट। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनको पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है नुकसान करने से पहले, यानी कि कोस्टल एरिया में पहुँचने से पहले ही इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, इनका पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है? जैसे कि सीस्मोग्राफ्स होते हैं ना, जिनसे हमें पता चलता है कि किसी जगह पे अर्थक्वेक आया है, कितने रिक्टर स्केल का आया है। तो जब अगर हमें पता चल जाए कि किसी एरिया में कब अगर ओशन के अंदर अर्थक्वेक आ गया तो हमें पता है कि प्लेटें हिलेंगी, लहरें उठेंगी और लहरें जो है बड़ी हो सकती हैं, वेव्स जो है बड़ी हो सकती हैं। तो इन बड़ी वेव्स के इससे क्या है कि कोस्टल एरिया में नुकसान हो सकता है। तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में कब सुनामी आ सकती है। ठीक है? They can often be detected before reach the coast and many countries including the India work together in an early warning system. Early warning system क्या है? अर्ली मतलब होता है पहले, वार्निंग सिस्टम मतलब होता है किसी को वार्न करना। तो इंडिया और कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर इस तरह का सिस्टम बना लिया है जिससे पहले ही पता लगाया जा सके कि किस एरिया में कब सुनामी आने वाली है और लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए इंडिया में एक अथॉरिटी बनी है, एक एजेंसी बनी हुई है इसका नाम क्या है? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी जो है ऐसी बनी हुई है और जो डिज़ास्टर्स को कम करने का काम करती है, उससे होने वाले नुकसान को जो है कम करने का काम करती है। ठीक है? इसके बाद है हमारा वाटर अबाउट मोर अबाउट वाटर बॉडीज़। हम वाटर बॉडीज़ के बारे में और पढ़ते हैं जैसे कि सी वाटर। सी वाटर क्या है? सी वाटर हैज़ सॉल्ट बिकॉज़ रिवर एंड रेन वॉश सॉल्ट फ्रॉम द ओशन कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ वाटर। But the sea water is salty and cannot be used by most land animals, including the humans and land into the ocean. Over time, the salt builds up in the ocean. अब जो सी वाटर है ये नमकीन क्यों होता है इसकी बात कर रहे हैं। सी वाटर नमकीन इसलिए होता है क्योंकि जो रिवर है ना रिवर का पानी जो है कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रहा है लेकिन रिवर अपने साथ जितनी भी एलिमेंट्स ला रही है वो सारे के सारे कहाँ पे उसके साथ में बहुत सारी पॉल्यूटेड चीजें भी आ जाती हैं ठीक है उसके साथ जो है सॉल्ट भी आती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ इकट्ठी हो रही है क्योंकि रिवर तो कंटीन्यूअसली फ्लो होती जा रही है, उसमें तो ग्लेशियर का ताज़ा पानी मिल रहा है, ठीक है? तो वो तो सॉल्टी नहीं है। लेकिन वो जहाँ पे पानी इकट्ठा कर रही है, कहाँ पे पानी इकट्ठा करती है? वो ओशन में पानी इकट्ठा करती है और इस वज़ह से जहाँ पे पानी इकट्ठा कर रही है,
वहाँ पे ये जितना भी चीज़ें इकट्ठी करते हुए लाती है, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इस वज़ह से ओशन जो है हमारा, वो सॉल्टी होता है, ठीक है? सी वाटर जो हमारा सॉल्टी होता है। सी वाटर हैज़ सॉल्ट बिकॉज़ रिवर एंड रेन वॉश सॉल्ट फ्रॉम द ओशन कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ वाटर। यानी कि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ जो अर्थ वाटर है वो कहाँ पे है? ओशन में है और ये कहाँ किसके थ्रू पहुँच रहा है? हमारे रिवर्स के थ्रू पहुँच रहा है। जो कि अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉल्यूटेंट लाते हैं जो कि सॉल्टी होते हैं अपनी क्वालिटी में। फिर फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर लाइक लेक इन कंट्रास्ट फ्रेश वाटर व्हिच इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस मेक अप ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ वाटर। यानी कि अर्थ पे जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर है 70-74% वाटर के आसपास जो है हमारा, वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है? लेकिन जो फ्रेश वाटर है, जो कि ग्लेशियर्स में है हमारा, एनवायरनमेंट में है, ग्राउंड वाटर है, तो ये सारा का सारा हमारा जो होता है फ्रेश वाटर है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में लेक्स में है, ठीक है? और ये ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन ग्लेशियर। कहाँ पे मिलता है हमें फ्रेश वाटर? ग्लेशियर में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है। एंड अंडरग्राउंड वेयर इट इज़ नोन एज़ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी हमें मिलता है। लेक्स एंड रिवर्स हैव मच लेस सॉल्ट। जो लेक्स हैं, रिवर्स में हो, उनमें सॉल्ट जो बहुत कम होता है एंड इट इज़ मोस्टली क्लीन वाटर बिकॉज़ इट हैज़न्ट कलेक्टेड एज़ मच सॉल्ट फ्रॉम द लैंड। तो क्या कह रहे हैं कि रिवर और जो लेक्स होते हैं ना, उनका पानी जो है ज़्यादातर प्योर होता है, क्लीन होता है, सॉल्टी नहीं होता है क्यों? क्योंकि वो कंटीन्यूअसली फ्लो कर रही होती हैं। इसके बाद है हमारा डिफरेंट वेज़ टू काउंट कॉन्टिनेंट्स। हमारे कॉन्टिनेंट्स को ना वैसे हमने देखा था कि हमारे टोटल जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इनको काउंट करने के ना बहुत ज़्यादा तरीके हैं, अलग-अलग तरीके जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को हम यूजुअली क्या कर लेते हैं, एक ही काउंट करते हैं, यानी कि हम कई बार इसको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ना बोलकर सीधा अमेरिका बोल देते हैं। यूजुअली कंसीडर 2 सेपरेट कॉन्टिनेंट्स बट दे कैन आल्सो बी सीन एज़ वन सिंगल लैंड मास, ठीक है? दूसरा कई बार यूरोप और एशिया को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, यूरेशिया कह देते हैं, यानी कि यूरोप और एशिया 2 अलग-अलग कॉन्टिनेंट है। बट इसको हम कंबाइन करके क्या कह देते हैं, यूरेशिया कह देते हैं, तो जिससे ये कई बार एक कॉन्टिनेंट के रूप में भी काउंट होता है। इसके बाद अफ्रीका और यूरेशिया 2 अलग कॉन्टिनेंट है, इसको भी हम अफ्रीका और यूरेशिया को कई बार एक ही काउंट करते हैं, ठीक है? तो ये भी 2 अलग हैं। वैसे आपको क्या याद करना है, आपको जितने मैंने कॉन्टिनेंट्स बताए हैं, ठीक है? और जितने मैंने ओशंस बताए हैं, वो सारे के सारे आपको याद करने उसी फॉर्म में, इस तरीके से मत याद करना। बट क्योंकि आपकी बुक में मेंशन था इसलिए मैंने ये आपको चीज़ें बता दी। इसके बाद है आपका आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं? सम स्मॉलर लैंड एरियाज़ कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर आर कॉल्ड द आइलैंड। यानी कि एक छोटा-सा स्मॉल का लैंड एरिया है जो कि कंप्लीटली सराउंडेड है वाटर से, जिसके आस-पास में वाटर है उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड। जैसे कि हमने देखा लक्षद्वीप आइलैंड्स है। लक्षद्वीप आइलैंड्स के चारों तरफ कौन-सा ओशन है? उसके चारों तरफ है हमारा इंडियन ओशन। फिर उसके बाद हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखते हैं, जैसे कि ये है हमारा इंडिया का साउथ हिस्सा, सदर्न पार्ट, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं अरेबियन सी है और यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप है। यहाँ पे हम देखते हैं अंडमान निकोबार है और यहाँ पे क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो चारों तरफ ये किससे घिरा हुआ है? बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। तो आइलैंड्स क्या होते हैं? हमारे स्मॉलर लैंड एरिया होते हैं जो कंप्लीटली है सराउंडेड है वाटर से। व्हाइल कॉन्टिनेंट्स आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर, दे आर मच लार्जर। अब जो हमारे आइलैंड्स हैं और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंट है? आइलैंड में और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंट है कि कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और ओशन से सराउंडेड है। लेकिन आइलैंड जो है छोटे हैं और ओशन से सराउंडेड है। समझ में आया? ठीक है? There are hundreds of thousands of islands on Earth and they very largely greatly in size. तो जो पूरी अर्थ है ना उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे आइलैंड्स हैं जो कि बहुत ही बड़े नंबर्स के रूप में है मतलब बहुत ही ज़्यादा है। एक्सप्लोरिंग आइलैंड्स एंड अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका जो है बहुत ही कम एक्सप्लोर किया हुआ है लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं क्योंकि अंटार्कटिका की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा हार्श है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पे रिसर्च होती है, ठीक है? साइंटिस्ट जो है वहाँ पे रिसर्च करते हैं, तो इसी से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। जो ग्रीनलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड है पूरी की पूरी दुनिया में। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कौन-सा आइलैंड जो है लार्जेस्ट है, तो आप क्या बोलोगे कि ग्रीनलैंड जो है हमारा वो लार्जेस्ट आइलैंड है। यू कैन फाइंड इट ऑन अ ग्लोब और अ मैप। मैप में ग्लोब में आपको सब जगह दिख जाएगा। इट इज़ सो बिग दैट यू वुड नीड टू कंबाइन द एरियाज़ ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया टू मैच इट्स साइज़। यानी कि आपको ग्रीनलैंड अगर आइलैंड
का एरिया आपको इमेजिन करना है तो समझ लो आप इंडिया के 10 सबसे बड़े जो स्टेट्स हैं ना, उनके एरिया के बराबर अकेला ग्रीनलैंड है, जो कि एक आइलैंड है। और हमने पढ़ा था आइलैंड छोटे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आइलैंड है हमारा कौन-सा है? ग्रीनलैंड। इंडिया में 1300 से ज़्यादा स्मॉल आइलैंड्स हैं, छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं इंडिया में 1300 से ज़्यादा, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 ग्रुप में डिवाइड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप and Lakshadweep Island Group. So Lakshadweep Island Group is located in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Island Groups is situated in the Bay of Bengal. यानी कि बे ऑफ बंगाल की साइड में आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार है और अरेबियन सी के साइड में आपका लक्षद्वीप है। 1981 में क्या हुआ था? इंडिया हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट विद एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। 1981 में इंडिया ने अंटार्कटिका के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। 1983 में इंडिया ने अपना फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टार्ट किया जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जब आप आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे ना तो पहला जो साइंटिफिक बेस था कब बना था 1983 में। क्या नाम था उसका? दक्षिण गंगोत्री था। ठीक है? तो दक्षिण गंगोत्री साइंटिफिक बेस का मतलब जहाँ पे जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करेंगे उसको साइंटिफिक बेस कहते हैं। फिर इंडिया साइंटिस्ट हैव बीन रिसर्चिंग द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इन द रिमोट रीजन। तो इंडिया के साइंटिस्ट किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? क्लाइमेट के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। द स्टेशन वेयर दे लिव इवन हैज़ अ लाइब्रेरी एंड अ पोस्ट ऑफिस। जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है इतनी। इसके बाद है रोल ऑफ ओशन इन द एनवायरनमेंट। हमने ओशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है? हमने देखा कि कितने तरह के ओशंस हैं, आपके इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। हमने देखा कि सबसे बड़ा ओशन कौन-सा है, वार्म ओशन कौन-सा है, सबसे छोटा ओशन कौन-सा है, किस कॉन्टिनेंट के पास में कौन-सा ओशन है, ठीक है? तो अब हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हम इतना सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है? इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, एनवायरनमेंट में इनका क्या रोल है? सो ओशंस आर अ की पार्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर साइकिल। जो ओशन है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं अर्थ के वाटर साइकिल के। कैसे? हमें पता है कि ओशन है, ठीक है? ओशन मतलब क्या है? वाटर है। वाटर जब इवेपोरेट होगा, ठीक है? तो क्या बनाएगा? आपके क्लाउड्स बनाएगा, है ना? बादल बन जाएँगे। तो जब वाटर गेट्स इवेपोरेटेड और उसके बाद कंडेंसेशन का मेथड होता है, उसके बाद क्या होती है? आपकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। क्लाउड्स जो है बहुत हेवी हो जाते हैं, तो क्या होता है? आपका प्रेसिपिटेशन होता है, रेन होता है। रेन के थ्रू जो ये पानी है आपके ग्राउंड वाटर में भी जाएगा, है ना? ग्राउंड वाटर में भी जाएगा, कुछ लोग इसको ये रिवर में भी जाएगा, ठीक है? ये कई बार जम भी जाएगा, तो ये आइस की फॉर्म में भी गिरेगा और क्या होगा? ये हमारा ओशन में भी जाएगा। तो ये क्या है पूरे के पूरे साइकिल को जो है कंटिन्यू करवाने में हेल्प करता है। तो ओशन जो है वाटर साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेल्पिंग टू प्रोड्यूस रेनफॉल विथआउट ओशन देयर वुड बी नो रेन एंड द अर्थ वुड बिकम अ डेजर्ट। तो अगर ओशंस नहीं होते तो ये जो साइकिल है ये नहीं होता। तो और अगर ये साइकिल नहीं होता तो हमारी अर्थ पे वाटर नहीं होता, डेजर्ट होता। ओशन ऑल्सो प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। तो वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो कौन प्रोड्यूस करता है? ओशन प्रोड्यूस करता है। अब ओशन कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि ओशंस के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट है। हमें यहाँ पे बहुत तरह के पेड़-पौधे दिखते हैं, एल्गी दिखते हैं, सीवेड्स दिखते हैं जिनसे ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ओशन। और ये लोगों की अर्निंग का भी साधन है, यानी कि इससे लोगों को अर्निंग भी मिलती है। जैसे ओशन में हमारी फिशेज़ होती हैं, बहुत सारी तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको बेच के जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वो अपनी आजीविका चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है? और इनको क्या बोला जाता है द प्लैनेट्स लंग, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, प्लैनेट है हमारा उसके फेफड़े कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस मेक्स ओशन क्रूशियल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। अब हमने इतनी सारी चीज़ देख ली कि ओशन से क्या है वाटर साइकिल सही से चल रहा है, ओशन से हमें क्या मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रही है, ओशन से हमें क्या मिल रहा है अर्निंग मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ओशन ये तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओशन जो है हमारी लाइफ को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस होल चैप्टर रोल ऑफ द ओशंस इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो हमने देखा कि ओशन की इम्पोर्टेंट क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में मानव के इतिहास में ओशन की जो है क्या इम्पोर्टेंस रही है। सो ओशन हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिस्ट्री। यानी कि पूरे के पूरे इतिहास में ओशन का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पीपल हैव यूज्ड देम फॉर माइग्रेशन, ट्रेड, मिलिट्री कैंपेन एंड एज अ वाइटल सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग। तो पुराने टाइम से ही, इतिहास से ही इसको नेविगेट करने के लिए यानी कि एक जगह से आने-जाने के लिए यूज़ किया गया है हमेशा ओशंस को। व्यापार करने के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि नाव के ज़रिए जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। साथ ही हमने मिलिट्री कैंपेन के लिए यानी कि
फ़ौज जो है, फ़ौज के लिए भी हमने युद्ध करने के लिए ये सारी चीज़ों को यूज़ किया। हमने ओशंस को फूड के लिए यूज़ किया, यानी कि यहाँ से फिशेज़ सीवीड्स और या फिर जंगली घासें या या ओशन में मिलने वाला कोई फल, मोतियाँ, इन सब चीज़ ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली? ये सारी चीज़ें हमें ओशन से मिली और ये सारी चीज़ें ह्यूमन हिस्ट्री बहुत पुराने टाइम से यूज़ होती हुई आ रही है। Coastal cultures around the world have been shaped by the sea with many having stories and legends about the ocean. तो कोस्टल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, उनका अपना कल्चर है और वो किससे इन्फ्लुएंस है? वो वहाँ के ओशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं। हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ओशंस की पूजा करते हों, जैसे हमने देखा है कि पेड़ों की पूजा भी लोग करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, तो कोस्टल एरिया की भी पूजा की जाती है, ठीक है? बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे जो लीजेंड्स हैं हमारे, हीरोज़ हैं, उनकी स्टोरीज़ जो है यहाँ ओशन से जुड़ी हुई है, इंक्लूडिंग द सी गॉड, यानी कि जो समुद्र के देवी-देवता की जो कहानियाँ वो किससे जुड़ी हुई हैं? वो ओशन से ही जुड़ी हुई हैं। सो दीज़ टेल्स रिफ्लेक्ट बोथ द डेंजर्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द ओशन। तो ये सारी जो कहानियाँ हमें किसके बारे में बताती है कि ओशंस हमारे लिए एक तरीके से वरदान की तरह भी हैं और अभिशाप की तरह भी हो सकते हैं। ओशन डे ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है आपका? 8 जून को किया जाता है। किसके लिए? ओशन की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, ह्यूमन लाइफ में ओशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको बताने के लिए ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर ये वाला फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने कंप्लीट वीडियो देखी हो तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप अ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हो कि मैं आपको बाकी के एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स हैं वो भी कंप्लीट करवा दूँ, तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच और आप अपने रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू।